अगर आपसे कोई ये कहे कि भैया पूरी की पूरी केमिस्ट्री में एक ऐसा चैप्टर बताओ जिसमें से सबसे ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट के एग्जामिनेशन हो या जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन हो, तो वो होता है आपका सबसे ज्यादा बेस को क्रिएट करने वाला चैप्टर, जिसका नाम है आपके पास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपके पास में देके रखा हुआ है। अब ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इतना ज्यादा इसके अंदर चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि ये लगातार रिपीटेडली आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मात्र एक लाइन ये याद करके आप पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो। अब देखो, हमारा आज का लेक्चर इसी बात पे होने वाला है कि आखिरकार इस लाइन का मतलब क्या है, और साथ ही साथ में हम कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। और इस बार बिल्कुल भैया हमने शुभ अंक के 21 क्वेश्चन ढूंढ के लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को रिपीटेडली आपको पूछा गया है एग्जामिनेशन पे। ठीक है, अच्छा, अगर आप ये कर लोगे तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत ही स्ट्रांग होता चले जाएगा। तो इसी वजह से फटाफट से आज हम देख लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली जो चीज देके रखी हुई है ना, वो देके रखा हुआ है Z इफेक्टिव। अगर कोई पूछता है कि ये जो Z इफेक्टिव है ये क्या होता है, तो भैया बहुत सिंपल सी बात है। Z इफेक्टिव का मतलब होता है हमारे पास में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और इसको पता करने के लिए यहां पर एक रूल देके रखा हुआ है जिसको कहा जाता है स्लाटर्स रूल। और स्लाटर नाम के साइंटिस्ट ने अपना जो ये रूल दिया था ना, उस रूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात की थी और जेड इफेक्टिव को डिफाइन करा था, जिसमें उन्होंने ये बता के रखा हुआ था कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है एटॉमिक नंबर में से जब सिग्मा को माइनस कर देते हो। ठीक है, अब यहां पर जो सिग्मा देके रखा हुआ है ना, तो इस सिग्मा का मतलब आपके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ना कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कृपया इसको ध्यान दें, ये जो सिग्मा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो भैया देखो, बहुत ज्यादा इसको नहीं पढ़ना है, यहां पर बस काम की चीजें हम लोग को देखनी है। और वैसे अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इस रूल को मैं थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, इतने में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल के रखा हुआ है, तो जब भी आप बात करोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, तो भैया न्यूक्लियर में क्या होते हैं, ऑब्वियस बात है प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक बढ़ता है। तो बात यहां पर ये आती है, जब भी आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यहां पे पढ़ोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, रेडियस कम हो जाती है। अब जवाब पूछ लेते भैया ऐसा कैसे, तो देखो भाई साहब, दो एग्जांपल रखता हूं, एक है आपके पास में Fe2 पॉजिटिव और एक है आपके पास में Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, दोनों ही आयरन के आयन है, एक का जो चार्ज देके रखा हुआ है वो कितना देके रखा हुआ है भाई साहब, वो देके रखा आपके पास 3 पॉजिटिव, और एक का जो चार्ज देके रखा हुआ है 2 पॉजिटिव। अब यहां पे अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा होगा, आयरन का, क्योंकि देखो न्यूक्लियस पे क्या है +3, तो यहां पर ये कहानी हो जाएगी कि ये क्या है, +3 है, न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा चार्ज है। और वहीं अगर मैं इसके रेडियस का कंपैरिजन कर दूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रेडियस का कंपैरिजन कर दूं तो Fe2 पॉजिटिव की जो रेडियस होगी वो याद रखना हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Fe3 पॉजिटिव की। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे वो क्या करेगा, खींचना चालू कर देगा, किसको, वो खींचना चालू कर देगा उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसको। और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होता चले जाएगा, उसका साइज होता जाएगा छोटा। तो इसी वजह से याद रखना, Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो एटम का साइज डिक्रीज होता चले जाएगा। तो पहला रिलेशन तो ये बता दिया। अब इसी के साथ में क्या आता है, सिग्मा। सिग्मा को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो देखो होता क्या है, जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो हमको ये तो पता है कि साइज छोटा होते चले जाता है, पर साइज छोटा होने का मेन रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्यों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में आप मूव करते हो तो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, तो जितना ज्यादा प्रोटॉन बढ़ते जाएगा तो सीधी सी कहानी ये होती चली जाएगी। और फिर उसके बाद में अगर आप टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पर जो रेडियस होती है वो बढ़ती है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना है भैया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ये कहानी होती है। दूसरी चीज होती है आपके पास में स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो,
अगर रेडियस कम होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको आप एक नाम से और जानते हो, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, रेडियस जितनी छोटी होगी तो उतना ही ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होता जाएगा वो क्या होता चले जाएगा, यहां पे गिरता चले जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर आप चेक करो तो अगर ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, और अगर ये बढ़ जाएगा या ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी कहानी यहां पर आती है। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट आपको डी एंड एफ ब्लॉक में ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि भैया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है या एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो वो भी सिंपल सी बात है, उसको एक अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा, या जो हम लोग वन शॉट देखेंगे वहां पर इसको पढ़ लेंगे, परंतु अभी बस इतना सी बात को ध्यान रखना है। अब देखो यहां से होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अगर रेडियस कम होती है तो साइज होता है छोटा, छोटे साइज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या, अब मैं यहां पर ये बोलता हूं कि अगर मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसका साइज छोटा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बशर्ते इसके। तो कृपया इस बारे में ध्यान दें कि जब कभी भी यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की जाती है, अच्छा आयोनाइजेशन से मतलब क्या, बहुत सिंपल सा, आपके पास में क्या था, हाइड्रोजन। ठीक है भैया, आपके पास में हाइड्रोजन है जो कि गैसेस स्टेट में है, अगर इसमें से मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए यहां पर इसको क्या देनी पड़ेगी भैया, यहां पर इसको देनी पड़ेगी एनर्जी। तो जब कभी भी किसी गैसियस एटम को एनर्जी देकर उसको आयोनाइज स्टेट में लेकर आते हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जिस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की गेन इंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा इसके अंदर फोकस करो, मैं दो चीजों को अलग से समझा रहा हूं। यहां पे बात कुछ ऐसी है, अच्छा ये जो H है, ये H किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी को। ठीक है, थोड़ा सा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहानी आपके पास में ये है कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो जरा इसका मतलब समझो। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये है, सपोज मेरे पास में कोई हैलोजन रखा गया है, ठीक है, इस हैलोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स नेगेटिव में। इतनी बात पता चल गई। अब देखो हो क्या रहा है, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आएगा तो बदले में एनर्जी जाएगा। यहां एनर्जी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। एनर्जी जब बाहर निकलती है तो एनर्जी का बाहर निकलना क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपके पास में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जबकि यहां जब एनर्जी अंदर जा रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। कितनी बात समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। अब देखो जैसे आपको ये वाली बात क्लियर हो गई कि भैया यहां पर ये वाली कहानी होती है रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की, कि इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी बाहर जाती है, तो इसमें भी अब आपको याद रखना है एक की पॉइंट। क्या की पॉइंट है, कि जो आपके पास में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा होती है नेगेटिव। ठीक है, पहली बार जब आप इलेक्ट्रॉन के साथ में यहां पर खेलते हो, इसका मतलब यह है कि जब आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालते हो तो जो एनर्जी बाहर निकलती है वो तो एक्सोथर्मिक है, उसमें से तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा। पर इशू कहां आता है, सेकेंड पॉइंट पे, क्योंकि देखो अगर एक्स नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर आना, दैट मींस आप रिपल्शन करवा रहे थे, सॉरी जो नेचुरली रिपल्शन होना था, रिपल्शन के अगेंस्ट जाकर इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। जब ऐसी कंडीशन से आप यहां पर x2 नेगेटिव बनाओगे तो इस कंडीशन पे अगर मैं ये बोलता हूं कि जो चेंजिंग इंथैल्पी होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी थी, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब काम की चीज क्या, फर्स्ट वाली नेगेटिव रहेगी, परंतु जो सेकंड वाली रहेगी या इसके बाद वाली रहेगी वो कैसी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहां पे पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी होती है। तो यहां पर ये सिचुएशन होती है। अब ये चीज ध्यान रखना कि यहां जो वैल्यू बढ़ रही है वो नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में कैसे बढ़ रही है, जैसे अगर आपके पास में बात करते हो कि आपके पास में अगर रेडियस कम होती है
तो वैसे वैसे क्या होता चले जाएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सपोज पहले -2 थी, फिर -3 हो गई, फिर -4 हो गई, फिर -5 हुई, इस तरह से ये उल्टे सीक्वेंस में चलेगी। और अगर आप यहां पे बात करते हो आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइज करने के लिए आप एनर्जी ऑलरेडी सामने वाले को दे रहे हो, तो यहां पे जो इंथैल्पी होगी वो कैसी हो जाएगी आपके पास में, वो हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर अब आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट आता है मेरे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब लोगों के दिमाग में आएगा कि सर गेन इंथैल्पी की बात करते हो, ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है, नेगेटिव की बात करते हो, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की बात करता है, तो इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन है ना, वो है तो वैसे केमिकल बॉन्डिंग में, पर मैं यहां पे भी समझा देता हूं। तो देखो इसका रियल क्या होता है, मतलब जरा समझना। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यूज किया जाता है जब कभी भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ध्यान रखना, आयोनिक बॉन्ड बनाते टाइम पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का यूज होता है, जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे तो याद रखना, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो जो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा या जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो उतने अच्छे से उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, जिससे यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कृपया इस बारे में ध्यान देना, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का कॉन्सेप्ट आता है तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा, आयनिक, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा हमारे पास में कैसा भैया, कोवेलेंट बॉन्ड वाला। लास्ट में आता है ईए। ईए मतलब क्या, ईए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब क्या, अफेक्शन का मतलब होता है प्यार करना। ऑब्वियस बात है, अगर नेगेटिव बढ़ेगा तो अफिनिटी, अफेक्शन या जो पॉजिटिविटी होगी वो क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास में काम की चीज रहती है। अब वैसे अगर देखा जाए तो मैं इसके अंदर अपना सॉल्युबिलिटी फैक्टर भी ला सकता हूं, लेटाइस पॉइंट भी, या फिर लैटिस एनर्जी जो होता है उसको भी लेकर आ सकते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल को भी ला सकते हैं। पर बात अल्टीमेटली वही होगी कि आपके पास में जो टॉपिक होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बस इतने से सीक्वेंस को याद रख लेना, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारी कहानियां पढ़ सकते हो। और बाकी तो बहुत सिंपल सा सीक्वेंस होता है कि जब भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है तो दो तरीके से, या तो आप इसको लेफ्ट टू राइट स्टडी करते हो, या फिर आप इसको स्टडी कैसा करते हो, टॉप टू बॉटम। दो तरीके से स्टडी करते हैं। और जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो साइज होता है वो क्या होगा, घटता चले जाएगा, और टॉप टू बॉटम आने पर जो साइज होता है वो बढ़ता चले जाएगा। तो ये वाला पीरियोडिक ट्रेंड और ये वाले सीक्वेंस से आप हर किसी के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया क्या कहानी चल रही है, तो ये वाली बातों को ध्यान रखना। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास में रहेगी साइज के अकॉर्डिंग, उसको भी ध्यान देना। साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज आपके पास में ये रहती है कि जब कभी भी आपके पास में कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हुआ, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो इस सिचुएशन पे मैं ये मान के चलता हूं, सपोज मेरे पास में है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। ठीक है, ये इतने एलिमेंट्स मेरे पास में हैं, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और यहां पर जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, वो ट्रिक में सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे आपके पास में नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेडियस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं इसका अपोजिट कर देता हूं, कैसा अपोजिट कर दिया, कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेडियस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। देखो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रेडियस घट रही है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसके न्यूक्लियस के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिस वजह से रेडियस घटती जा रही है। तो ये जो आपके पास में सीक्वेंस होता है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब इस सीक्वेंस के रिगार्डिंग अगर आप बात करोगे, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर देखो, नाइट्रोजन के ऊपर मैक्सिमम -3 है, इस वजह से इसकी रेडियस सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी, यहां पे ऑक्सीजन की। इसको भी क्या कर दोगे भैया, इसको तुमको बनाना है O2 नेगेटिव, ठीक है, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। फिर आएगा फ्लोरीन का नंबर, फिर नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, और इन सभी में सबसे छोटी रेडियस किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की। तो बस रे भैया,
इतनी सी कहानी ध्यान रखना है, इतना सा सीक्वेंस ध्यान रखना है, और ये सारी चीजें अगर तुम लोगों ने ध्यान रख ली तो अब भी हम करेंगे 21 क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल से रिलेट करते हैं, और वो पूरी तरह से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पर वो 21 क्वेश्चन करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ना रहेगा उसको एक बार पढ़ लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा इजी हो जाए। चलिए जी, तो इस चैप्टर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके पास काम के रहेंगे। अभी आप लोगों को यहाँ स्क्रीन में दिखाई देगा टोटल 75 पॉइंट्स है, जिसमें से जो ग्रीन का टिक लगा के रखा हुआ है ना, वो आपके पास में इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जैसे कि आपके पास में है लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जो कि ऑब्वियस बात है मर्क्यूरी का रहता है बिकॉज एक लिक्विड मेटल होता है। फिर आपके पास में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपके पास में रहता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है टंगस्टन, ठीक है। और डब्ल्यू के पीछे क्या रहता है, डब्ल्यू के पीछे नहीं, डब्ल्यू के नीचे क्या रहता है? अगर तुमको पता है डब्ल्यू के नीचे क्या है तो भैया कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर उसके बाद में लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल, मेटल का अलग है, नॉन मेटल का अलग है, तो ये आपके पास में रहेगा हीलियम। इसके अलावा आपके पास में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भूलना मत। तो आपके पास में हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है? वो होता है फ्लोरीन, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो सडनली बोल रहा हूं एकदम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। फिर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आपके पास में क्लोरीन की। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नोबल गैसेस की, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आप हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इसको पढ़ सकते हो। पर मेरी बात मानो तो जो 20 वाला पॉइंट देके रखा हुआ है कि वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, क्योंकि ये सारे के सारे सॉफ्ट मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं, अपने आप को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ बोला जाए तो यहां पर मर्क्यूरी की बात की जाए और कैडमियम की बात की जाए तो भैया बिल्कुल लिक्विड ही रहते हैं। फिर आपके पास में अगला इंपॉर्टेंट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही हो सकता है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स क्या होता है, तो सब लोग लिख देंगे भैया कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी पढ़ाई गई है कि आप लोग ये बोलते हैं कि भैया कार्बन ही सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है अर्थ में, परंतु ऐसा नहीं है। अर्थ पर सबसे ज्यादा जो आपके पास में एबंडेंट होगा वो होगा ऑक्सीजन। फिर आपके पास में अगला है कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन मेटल ऑन अर्थ, कि अर्थ पर सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट कौन सा होगा, मतलब ज्यादा पाया जाएगा, तो वो क्या है आपके पास में एल्यूमिनियम है। फिर 27 वाले पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको डी एंड एफ ब्लॉक में से भी पूछा जाता है, क्योंकि मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपने 3D सीरीज में +7 मैक्सिमम होती है, परंतु जो ऑस्मियम होता है वो एंटायर डी ब्लॉक के अंदर, या बोला जाए जितनी भी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें सबसे ज्यादा +8 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हो कि एक जो 35 और 36 वाला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 35 वाले पॉइंट के अंदर आपको समझा के रखा हुआ है कि स्मॉलेस्ट केटायन कौन होता है, और 36 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के तहत भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा हेवीएस्ट नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट कौन सा होता है, तो दैट इज यूरेनियम। तो ये आपके पास काम का रहेगा। फिर आपके पास में क्वेश्चन पॉइंट नंबर 48 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर ये बोल के रखा हुआ है कि बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर अमंग द मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन कंडक्टर होता है। तो सभी लोग क्या सोचते हैं, गोल्ड लिख कर आते हैं, परंतु ध्यान रखना गोल्ड से भी जो ज्यादा अच्छा है वो कौन सा है, आपके पास में सिल्वर है। इसी वजह से हर साल अगर तुम देखोगे तो सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे जो एलॉन मस्क है ना, उनका काम ही यही हो गया है कि इतने ज्यादा हमको स्पेसशिप वहां पर भेजने हैं स्पेस में, ताकि वो क्या करे, पूरा एक स्टार लिंक बना सके, और स्टार लिंक के अंदर जो कंपोनेंट बने हुए रहते हैं वहां पर मैक्सिमम सिल्वर का यूज किया जाता है। तो भैया सिल्वर की शॉर्टेज लगातार होती जा रही है और आगे भी होती चली जाएगी, दैट इज कंफर्म। फिर उसके बाद में आपके पास में अगला आता है सबसे पॉइजनस एलिमेंट क्या होता है, तो सबसे पॉइजनस एलिमेंट आपके पास में साइनाइड नहीं है भैया, यहां पर क्या है, प्लूटोनियम है, ठीक है। मात्र एक बूंद प्लूटोनियम ही कई सारे लोगों की जान ले सकती है एक बार में, तो ये कुछ काम की चीज थी। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग उसके बाद वाला की एलिमेंट्स, जैसे बता के रखा है पॉइंट नंबर 54 पे, एलिमेंट्स सब्लाइम ऑन हीटिंग, ठीक है, जो
आपके पास में सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन मतलब क्या कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज आयोडीन। नोबल मेटल्स भी ध्यान रखना, 55 वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड और प्लेटिनियम जो होती है नोबल मेटल होती है, इसी वजह से गोल्ड की प्योरिटी का टेस्ट करने के लिए उसको हमेशा एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है। रिएक्शन कर गया तो नकली, और नहीं करा तो तुम्हारी किस्मत अच्छी, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, रियल गोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं कि मेटलॉइड कौन कौन से होते हैं। तो भैया मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की कंडीशन, और बहुत सारे नहीं होते हैं, जस्ट सिंपली आपके पास में 7 मेटलॉइड अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके पास में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, उसमें से भी आपके पास में जनरली ये टेलेरियम, एल्यूमिनियम और ये जो जर्मेनियम वगैरह होता है, इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नाउ बात कर लेते हैं अगला कि आपके पास में इन अल्कलाई, पॉइंट नंबर 68, अल्कलाई एंड अल्कलाइन कार्बोनेट्स स्टेबिलिटी इंक्रीज। अल्कलाई मतलब क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट, इनकी जो स्टेबिलिटी होती है उसका ऑर्डर देके रखा हुआ है आपके पास में, उसी तरह से कुछ ऑर्डर देके रखे हैं। और पॉइंट नंबर 72 में आपके पास में जो डायगोनल रिलेशनशिप है उसके बारे में बता के रखा है। तो ये आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आता है हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे हम करने वाले हैं इस चैप्टर के 21 क्वेश्चंस को। ठीक है जी, चलिए, तो अगर तुम लोगों ने यहां पर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेकर रखा है तो भैया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट का स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लो। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। चलिए जी, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि आपके पास में जो सबसे लाइटेस्ट मेटल होगा पीरियोडिक टेबल में वो क्या होगा। अब ध्यान रखना, लाइटेस्ट एलिमेंट नहीं बोला है, लाइटेस्ट मेटल बोल के रखा है। अगर एलिमेंट बोलते तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन होता, परंतु मेटल बोलने की वजह से जो शुरुआत होती है एस ब्लॉक एलिमेंट की, तो उस एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन आ जाएगा आपके पास में, लिथियम आ जाएगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर ये बन जाएगा। ठीक है भैया, थोड़ा इंग्लिश में डूब रहा है। चलो भाई साहब, फिर अगली बार में बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है आपके पास में विच सेट रिप्रेजेंट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जब कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं सेम किसी भी एटम या आयंस के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपके पास में कैटेगरी देके रखी है कौन इसके अंदर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने वाले हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, जो कि ऑब्वियस बातें मैंने बताई नहीं इस टॉपिक में, बट उसको एक अलग से वीडियो में बना दूंगा जहां पे पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करना है वो भी मैं सिखा दूंगा। ठीक है भैया, तो देखो भाई साहब, आंसर अगर देखा जाए तो बेरिलियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन तो हो ही नहीं सकता। 17, 13, साथ ही साथ में बेरिलियम क्या हो जाएगा आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करने वाला। कैल्शियम की बात करते हैं, अच्छा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है तो भी यहां पर ये 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और ये 18। कैल्शियम हो नहीं सकता, 20 पे आता है। फिर सीजियम और ब्रोमीन की तो बात ही छोड़ दो। साथ ही साथ में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पर एटॉमिक नंबर 11, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10, मैग्नीशियम 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आपके पास में आ जाएगा। परंतु कैल्शियम बीच में जो 20 नंबर पे बैठा हुआ है वो दिक्कत देने वाला है। लास्ट में बच गया आपके पास में नाइट्रोजन, इजी सा है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन अपनी न्यूट्रल स्टेट पे 7 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, पर 3 इसको और मिल गए तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास में होते हैं 9, पर 1 मिल गया, कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास में होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, 1 दे दिया तो अगेन क्या बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बोला जाए कि सही आंसर कौन सा है, तो सही आंसर हमारे पास में हो जाएगा डी वाला। नाउ बात करते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट आयन। तो याद करो, मैंने आपको पहले बता के रखा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चले जाता है उसकी रेडियस उतनी ही कम होती चली जाती है, और नेगेटिव वाले जो होते हैं उनकी रेडियस ज्यादा होती है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो पहली फुर्सत में पॉजिटिव वालों को यहां पर क्या कर देना है, हम लोगों को देखो कि इसको हटा देना है, इसको हटा देना है और इसको हटा देना है, क्योंकि सिंगल पॉजिटिव है। लफड़ा किसके बीच में बैठकर रखा हुआ है, बेरिलियम के बीच में बैठा हुआ है और मैग्नीशियम के बीच में बैठा हुआ है। अब बेरिलियम और मैग्नीशियम में अगर आप देख भी लेते हैं तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और जो बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 4 होता है। तो देखो सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर इतना ज्यादा है तो साइज में तो डिफरेंस आएगा ही सही। तो साइज किसका छोटा हो जाएगा, बेरिलियम के आयन का। और दूसरी बात यह है कि बेरिलियम और लिथियम अगर आप इसकी बात करते हो तो ये दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ठीक है, बेरिलियम के पास इस सिचुएशन में 2 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, परंतु बेरिलियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होने की वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ऑब्वियस बात है, आप लोग को पता ही चल जाएगा कि यहां पे क्या कहानी होने वाली है।
तो क्लियर हो गया, इजी सा था, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना। उसी तरह से फोर्थ वाला क्वेश्चन, अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रेडियस, रेडियस आपको बतानी है यार, इजी है, अभी भी आप लोगों को पता ही चल जाएगा। देखो फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो पॉसिबल है ही नहीं, लिथियम और बेरिलियम, अभी ऊपर ही मैंने बताया था, लिथियम पॉजिटिव आयन, बेरिलियम 2 पॉजिटिव आयन, दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। न्यूक्लियस चार्ज या फिर बोला जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, बेरिलियम का है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे +2 है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से रेडियस जो होगी इसकी हो जाएगी कम। सो फॉर दैट रीजन यहां पर भी आंसर है बी वाला, यहां पर आंसर आ जाएगा ए वाला। अब अगला आता है विच हैज द लार्जेस्ट साइज। अब देखो ये जो है ये सारे के सारे कौन से हैं, ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, हैलोजन ग्रुप होता है आपके पास में फुल कलर ब्राइटनेस इन अकाई टीवी। तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्केटाइन। तो इस सिचुएशन पे अगर मैं बात करता हूं, ऑब्वियस बात है टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है। सो फॉर दैट रीजन फ्लोरीन का साइज यहां पर हो जाएगा क्या, सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज होगा आपके पास में ब्रोमीन और आयोडीन का। और इसमें से भी देखा जाए तो ज्यादा बड़ा साइज किसका होने वाला है, आयोडीन का। परंतु आयोडीन के दो बिहेवियर देके रखे हुए हैं, एक देके रखा है आई और एक देके रखा हुआ है आपके पास में आई नेगेटिव। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो अब तुम लोग को मालूम ही है, ट्रिक तुम लोग को बता के रख दी है, क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। तो आई थिंक सो तुम लोग को और ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो साइज बढ़ता चले जाता है। फॉर दैट रीजन सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, अनडाउटेडली ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फटाफट हो जाते हैं यार इसके क्वेश्चन। और अभी देखना लास्ट के जो दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, वो तो कितनी बार मल्टीपल टाइम पूछ के रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इन फॉलोइंग का आपको क्या करना है, करेक्ट साइज आइडेंटिफाई करना है। अब देखो वापस से वही टेक्निक लगानी है, सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हैं। जहां पर अगर आप बात करते हो कैल्शियम, कैल्शियम के पास में 20 होता है, 2 दे दिए तो भैया इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इस वाले कैल्शियम के पास होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास में होते हैं 19 में से एक दे दिया, अगेन इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन। ऑर्गन नोबल गैस है, अगेन हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, क्लोरीन के पास होते हैं 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16 में 2 गेन कर लिए, कितने हो गए, 18 हो गए, है ना। तो सभी के सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ता चले जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पहला वाला ही आंसर सही है, क्योंकि सल्फर जिसके ऊपर मैक्सिमम नेगेटिव है जबकि कैल्शियम जिसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ए वाला, ये लो भैया। अब इसके बाद में आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये बोलता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो भैया फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, अच्छे से देख लो क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करके रखा हुआ। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर जो ऑर्डर आपको बताना है ना, ये क्या करना है, आपको डिक्रीजिंग बताना है। तो अब आपको बताना है कि भैया इसका आंसर क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही है ना, हाँ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का आपको यहां पे कहानी बतानी रहेगी, ठीक है भाई साहब। तो आई थिंक सो ये भी तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल तुम लोग को दिखाई दिया था कि क्या कहानी चल रही थी, वही आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग चलेगा तो हम लोगों ने देख के रखा हुआ था कि साइज का यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगेन उसी तरह से यहां पर भी वही कहानी होगी। आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हो और साथ ही साथ में डिक्रीजिंग की बात करते हो, तो सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो किसका रहेगा, कार्बन का। रीजन, जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना लेफ्ट टू राइट जाने पर वो बढ़ता चले जाता है। अब यहां पर देखो ये क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो ये एक सीक्वेंस में चलते रहते हैं, है कि नहीं। आपके पास में लिथियम आता है तीसरे नंबर पे, तो लिथियम, बोरॉन 3, 4, 5 और ये होता है 6। तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इसको इस तरह से लिखा जाता है। और अगर लेफ्ट टू राइट इस तरह से लिखा जाता है तो हमने यही पढ़ के रखा था कि लेफ्ट से राइट जाने पर जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर आपके पास में साइज डिक्रीज होता है
तो इस बेसिस पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी या जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होते चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। तो बस एक कॉन्सेप्ट साइज देखना था, पोटेंशियल आराम से पता चल जाएगा। तो देखा जाए सबसे कम साइज जिसका होगा उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला, जहां पर आएगा कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम। क्लियर हो गई बात, बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। जैसे अभी 7 क्वेश्चन करके रखे हैं उसी तरह से अब देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चंस को जो कि आप लोग को प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन में पूछ के रखे गए। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 की, जहां पर ये बोल के रखा है कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन में है आपके पास में, देखो ऑप्शन बोलने से पहले भैया आपके पास 4 एटम है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, और आपके पास में ऑप्शन दे के रखे हुए हैं, सभी के सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे के रखे हुए हैं। अब इसके रिगार्डिंग कहानी क्या होगी ये ध्यान रखना कि जब कभी भी आप सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो आपका इसके में मतलब क्या होता है कि आपने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया ना, अब बात करते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब देखो अगर आप सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो इन सभी में अब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी। जैसे कार्बन है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल की अगर बात करते हैं तो वो होता है 2s2 एंड 2p2। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके पास 2s2 एंड 2p3, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 2s2 एंड 2p4 हो जाएगा। फिर बात करते हो फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p5, ये होता है। अब देखो होगा क्या कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, जरा समझना इस चीज को, अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2s2 और 2p2 रखा हुआ है, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, सॉरी 2p2 बोल रहा हूं, 2p4 रखा हुआ है, आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालकर O पॉजिटिव बना दिया, तो ये बन जाएगा 2s2 एंड 2p3। ठीक है, अगर ये p3 बन गया तो p3 बनने पर p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये हाफ फील्ड बना लेगा, और जैसे ही हाफ फील्ड बना दिया तो हमको पता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो फॉर दैट रीजन सबसे ज्यादा जो मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो होगी ऑक्सीजन में से। सो फॉर दैट रीजन आपके पास 2 ऑप्शन कट चुके हैं, ए वाला और डी वाला, बच गए 2 ऑप्शन। नाउ बात कर लेते हैं अगली कहानी किसकी आएगी। तो भैया अब देखो वापस से जिसमें हाफ फील्ड की सिचुएशन बन रही होगी ना, तो वो आपके पास में क्या होगा, हाई सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे आ जाएगा। ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये जा रहा था, अब उसी तरह से अब मैं बात करता हूं फ्लोरीन की। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है आपके पास में 2p5, ठीक है, ये क्या हो गया 2p5। ऑक्सीजन फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलरेडी मुश्किल होता है, चलो एक तो निकाल दिया, तो भैया दूसरा निकालना तो और ज्यादा मुश्किल है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इस वजह से आपके पास में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन होना चाहिए। फ्लोरीन के बाद में नाइट्रोजन का नंबर आएगा, क्योंकि अगर आपने नाइट्रोजन में से 2p3 है तो 2p3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बच जाएगा 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान है। सो फॉर दैट रीजन सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सॉरी 9th वाला क्वेश्चन देखो भैया, एटॉमिक नंबर आपके पास पूछ के रखा है। अब देखो जो बच्चे जेडबलई के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनको मालूम है कि ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके आने की कोई कल्पना नहीं करता है। 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें सिंपली नाम पूछ लिया गया था और इस तरह से कहानी लिख दी गई है। तो होता ही बहुत सिंपल सा है, बस आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 2-3 चीजों में क्या, जैसे आप लोग को सबसे पहले याद रखना है नील, नील का मतलब होता है 0, अन का मतलब होता है 1। उसके बाद तो सिंपल है जो तुम हर बार पढ़ते हो, बाय का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, और उसी तरह से टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ये सब वैसा का वैसे चलता जाएगा। बस अन और नील का ध्यान रखना, जहां नील होता है 0 और अन होता है 1। अब नाम रखा गया, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, अन का मतलब होता है 1, तो यहां पर मैंने रख दिया 1। फिर क्या लिखा हुआ है भैया, फिर लिखा हुआ है यहां पे नील, नील का मतलब क्या होता है 0, तो ये हो गया 1-0। फिर क्या लिखा हुआ है अन, और उसके बाद में सफिक्स क्या होता है em, तो अन क्या होता है 1, तो सही आंसर हो जाएगा 101। इसके अलावा देखो और कोई सा भी आ जाए कोई टेंशन नहीं ले लेना भैया, अन और नील ही याद रखना है, बाकी तो सारे के सारे इजी हैं, है ना। अब भाई साहब देखो 10th वाला क्वेश्चन जो कईयों की रातों की नींद उड़ा सकता है, क्योंकि यहां पे पूछ के रखा गया है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ sodium, magnesium and silicon respectively are this 496, 737, 786 kilojoule per mole. The first ionization energy of aluminium is,
आपके पास में 3 की वैल्यू दे के रखी गई है, एल्यूमिनियम की पूछ के रखा है अब, और साथ ही साथ ऑप्शन में भी देखो तो देखो सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यू दे के रखी है, तो सबका दिमाग वहीं फ्यूज, सब बोलेंगे भैया याद रखना कैसे पॉसिबल है, तो मैं बोलूंगा चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोगों को बस सीक्वेंस ध्यान रखना है। सीक्वेंस कैसे ध्यान रखना, सोडियम से सिलिकॉन की तरफ आप जाते हो तो बेसिकली सीक्वेंस होता है, सोडियम आता है 11वें नंबर पे, उसके जस्ट बाद में आता है 12वें नंबर पे मैग्नीशियम, फिर आता है 13 पे एल्यूमिनियम और 14 पे क्या आता है, सिलिकॉन। अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर रेडियस जो होती है वो होती है डिक्रीज, जिस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो भैया सबसे एक्सट्रीम राइट में कौन है, सिलिकॉन, जिसका जो वैल्यू है वो कितना देके रखा है, 786। अगर इसकी वैल्यू 786 है, इसकी वैल्यू 737 है, किसकी, देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है भैया सिलिकॉन की, और ये वाली वैल्यू है मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम और सिलिकॉन के बीच में कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो भैया 737 और 786 के बीच में कौन सी वैल्यू आ रही है, अरे यार एक ही तो वैल्यू आ रही है 768 वाली, तो ये 768 वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, एल्यूमिनियम की। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करना रहेगा। जरूरी नहीं है कि तुम लोगों को सारे के सारे एक्यूरेट डाटा याद हो, बिना एक्यूरेट डाटा याद करे भी इस सीक्वेंस से आप इसको कर सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन देके रखा हुआ है। अब देखो क्या होता है ना कि मेटल्स होते हैं जिनका पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है, ठीक है। अगर मेटल्स का पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हुआ तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कम हो जाएगा। और मैंने सीक्वेंस में क्या सिखाया था, मैंने सीक्वेंस में सिखाया था कि रेडियस अगर कम होती है तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है आपके पास में, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या मैं इसको यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि जो पॉजिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब अगर पॉजिटिविटी घट जाएगी तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि अगर रेडियस कम हुई तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो भी क्या होते चले जाएगा, घटते चले जाएगा। समझ में आई बात, यहां पर किस तरह से सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस इस तरह से बनाया कि भैया मेटल होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ा तो नेगेटिव घटा, और रेडियस के रिगार्डिंग हमने ये बात करके रखी कि रेडियस कम होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिविटी घट जाती है। सो फॉर दैट रीजन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डायरेक्टली आपके साथ रिलेट करता है मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक से। तो यहां अगर मैं देखता हूं तो भैया यहां पर मुझे साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, सोडियम आता है 11वें नंबर पे, मैग्नीशियम 12वें नंबर पे आ जाएगा, फिर आपके पास में आगे की कहानी भी दे के रखी हुई है, बेरिलियम सिलिकॉन फास्फोरस, ये सारी कहानी दे के रखी गई है। सिंपली तुम लोग को कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, एक सीधा सा सीक्वेंस देखना है, सीधे से सीक्वेंस के तहत ही तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो भैया सबसे बड़ी रेडियस किसकी आ गई यहां पे, सोडियम की, बाकी कोई ऑप्शन में टिकता ही नहीं है, तो ये हो गया आपके पास में आंसर। अब देखो भाई अगली कहानी, अगली कहानी 27 जुलाई 2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जहां पर ये बोल के रखा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट एबीसीडी ये आपके पास में गिवन है, ठीक है। और ये एबीसीडी क्या है, 1 2 3 4 5 ये देके रखा हुआ है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सबसे सही ऑर्डर क्या होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो देखो भैया सबसे मुश्किल कहां है इलेक्ट्रॉन निकालना, ये देखो ये दिखाई दिया P3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या दिखाई दे रहा है तुमको, सबसे मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब मैं बोलता हूं कि भैया सबसे आसान कहां से होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, तो सबसे आसान कहां पर होगा, सबसे आसान होगा यहां पर, क्योंकि P1 अगर है तो सिंपली तुमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और तुम्हारे पास 3s ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ मिल जाएगा। मतलब सबसे आसान कौन से वाले पे है, बी वाले पे है, सबसे मुश्किल किस वाले पे है, सी वाले पे है। तो ऐसा सीक्वेंस देखते हैं जिसमें बी और सी आ जाए। तो देखो भैया कितना भयंकर का इन लोगों ने चाल चल दिया है, ए हटा दिया,
डी हटा देते हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इसमें हो ही नहीं रहा है। पर यहां पर ये गाड़ी जरूर दे दी इन्होंने कि बी से सी इधर भी चल रहा है, बी से सी इधर चल रहा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में ऑप्शन देके रखा हुआ है ए वाला और एक में ऑप्शन देके रखा हुआ है डी वाला। अगर डी वाला ऑप्शन की बात करते हो, देखो क्या चल रहा है यहां पे, यहां चल रहा है आपके पास में 3p4। अगर आपके पास में 3p4 चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बात आएगी पी ऑर्बिटल से, या फिर बात कर लेते हो आप यहां से, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल कहां पर हो जाएगा। तो सर ऑब्वियस बात है, एस ऑर्बिटल का साइज क्या होता है भैया, छोटा साइज होता है, इजीली इसको इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये हाफ फील्ड बहुत जल्दी फॉर्म कर लेता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। तो सबसे इजी या सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, बी वाले की, फिर आएगा ए वाला, फिर आएगा आपके पास डी वाला, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, सी वाला। ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई बात। ये देखो 12 क्वेश्चंस कितने जल्दी हो गए, फटाफट फुर्ती से बचे हुए क्वेश्चन भी हम लोग यहां पर अब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं फटाफट फुर्ती से, जहां पर ये बोला जाता है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉलोज द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, 25 जुलाई 2022 का क्वेश्चन है, परंतु ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन के तहत में लेकर आऊंगा। रीजन बहुत सिंपल सा है भैया, आईएमपी क्वेश्चन में इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ में कहानी ऐसी है ना कि अगर आप देखोगे तो बेरिलियम, फिर आपके पास में बोरॉन, तो ये आपका एटॉमिक नंबर कैसा चल रहा है, 4, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और फिर आ जाएगा 8। तो ये लेफ्ट टू राइट की कहानी चल रही है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बात करते हो कि सर लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली होता यह है कि यहां पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है ना, यही रहता है और बिल्कुल सही भी है। पर ये सारे के सारे सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट हैं जिसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो जैसे ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लास्ट में आपके पास में क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा 2s2 और 2p4। वहीं नाइट्रोजन की बात करोगे तो यहां मिलेगा 2s2 और यहां मिल जाएगा 2p3। बोरॉन की बात करते हो तो बोरॉन पे आपके पास मिल जाएगा 2s2 और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा भैया, टोटल 5 होते हैं तो 2s2 और 2p1 मिल जाएगा, जबकि बेरिलियम में मिलेगा आपके पास में 2s2। ठीक है, ये कहानी होगी। अब अगर मैं ये बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है वो या तो हाफ फील्ड में से होता है या फुल फील्ड में से होता है, तो कहानी ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर होना तो ऑर्डर यही चाहिए था, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। परंतु अगर नाइट्रोजन को देखा गया तो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो 2p3 है, हाफ फील्ड होने की वजह से इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। देन उसके बाद में नंबर आएगा किसका, ऑक्सीजन का। वहीं बेरिलियम और बोरॉन की बात करोगे तो 2p1 है, तो इस वन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, पर ये जो फुल फील्ड है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसी वजह से सही ऑर्डर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, डी वाला। तो बस रे भाई, कितनी सिंपल सी कहानी। सेम उसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो, नेगेटिविटी के सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे तो वहां पे आपके पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पे आयनिक बॉन्ड। तो भैया सीधी सी बात रहेगी आपके पास में, ये कौन सा है, ये ऑक्सीजन का ग्रुप है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये देखो ओल्ड स्टाइल से टी, और एक और आता है पीओ जो कि होता है पोलोनियम। तो टॉप टू बॉटम अगर आप जाते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यहां पर आते हो तो अब देखो कहानी क्या होती है। ये आपके पास में सेकंड पीरियड तक जाता है, जबकि ये जाता है थर्ड पीरियड या थर्ड ऑर्बिट तक। थर्ड ऑर्बिट में आपके पास में एस भी अवेलेबल है, पी भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, डी भी अवेलेबल हो जाएगा। अब डी भले ही अवेलेबल है, परंतु सल्फर का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये मिलेगा 3s2 एंड 3p4 मिल जाएगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से यहां पर जो गेन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की क्षमता, वो सबसे ज्यादा किसमें होगी आपके पास में, सल्फर में। तो इसी वजह से अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऑर्डर आपके पास में क्या रहेगा, सल्फर, सेलेरियम और टेलेरियम। और सबसे कम जो गेन एंथैल्पी रहती है इस पूरे के पूरे आपके पास में जो वो रहता है सीक्वेंस में, तो ऑक्सीजन आपको पता होगा ये ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है
पर अगर मैं वही बात करता हूं कि इसके गेन इंथैल्पी, तो वो सबसे कम है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला। नाउ एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आगे चल के भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा, जब कभी भी ये जो आपके पास एटम्स देके रखे हैं उनके ऑक्साइड की बात करके रखी गई है, और क्वेश्चन क्या पूछे रखा है कि भैया चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड क्या होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, एक टेक्निक याद कर लो। टेक्निक ये है कि अगर आपके पास में ऑक्सीजन के एटम कम होंगे तो वो बेस बनेगा, और अगर ऑक्सीजन के एटम ज्यादा होंगे तो वो क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। तो बस अगर मैं बोलता हूं सबसे एसिडिक कौन है, तो देखो एक सल्फर के मुकाबले 3 ऑक्सीजन, सबसे कम एसिड या बोला जाए सबसे ज्यादा बेस कौन है? एक कैल्शियम के मुकाबले 1 ऑक्सीजन। तो ये देखो सबसे बेस्ट ट्रिक, ऑक्सीजन जितने ज्यादा जुड़ गए उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ गई, ऑक्सीजन जितने कम होंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह से अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके पास में बेरिलियम ग्रुप का देके रखा हुआ है, जहां बेटा मांगे कार स्कूटर की कहानी चल रही है। अब यार देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला भी थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इन द सेंस क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ये चेक करो कि जैसे मैं बात करता हूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम आपके पास सेकंड पीरियड पे आएगा, थर्ड पीरियड पे मैग्नीशियम आएगा, फोर्थ पीरियड पे आपके पास में कैल्शियम आ जाएगा, फिर कौन आएगा आपके पास में? स्ट्रोंटियम आएगा। अब देखो थोड़ा सा यहां पर एक्सेप्शनल केस चलता है, जिसके लिए ही ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ के रखा गया है, जहां पे बेरिलियम जो होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होता है, क्योंकि साइज में छोटा होगा। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम आना चाहिए, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम होते चले जाता है। तो वैसे बेरिलियम के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम, परंतु कैल्शियम वाला इशू यहां पर बीच में आ जाएगा, तो ये इन्होंने अपनी जगह स्विच कर दी। तो बेरिलियम का जो आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैल्शियम। फिर आपके पास उससे कम आएगा मैग्नीशियम, सबसे कम कौन आएगा? स्ट्रोंटियम का। उसके बाद देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास बोल के रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का सबसे सही ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मतलब क्या? जो आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयनिक बॉन्ड बनाने वाली, तो तुमको मालूम है मैक्सिमम सॉल्ट क्लोरीन बनाता है कि नहीं बनाता है? सोडियम क्लोराइड कितना भयंकर का मिलता है। और इसी बात से ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि जो क्लोरीन होता है इसकी जो गेन इंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, परंतु इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे आ जाएगी? फ्लोरीन पे आ जाएगी। तो इसी वजह से सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि किसका नाम लिखा जाए, तो क्लोरीन की यहां पर गेन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा नंबर फ्लोरीन का, और उसके बाद में छोटे मोटे बच्चे कच्चे आ जाएंगे टेलेरियम, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास में? पोलोनियम। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18 25 जुलाई 2021 में पूछ के रखा गया क्वेश्चन, जहां पर ये बोल के रखा है कि K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव में इन सभी में को जो इनका ऑर्डर क्या होगा आयनिक रेडियाई का। तो सिखाया था ना, जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे रेडियस कम होती चली जाती है। साथ ही साथ में सभी को अगर आप देखो तो इसका ये भी चेक कर लेना कि भैया कौन से ये जो ग्रुप है ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है भी कि नहीं। जैसे आप बात करते हो पोटेशियम, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिया, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। सोडियम में से एक निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम से 30 निकाल दिया 10 इलेक्ट्रॉन, और उसी तरह से मैग्नीशियम से 2 निकाल दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 ऑर्बिट पे बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी वो किसकी होगी? पोटेशियम की, दैट इज K पॉजिटिव। इसके बाद में इससे कम किसकी होगी? जिसके ऊपर सबसे कम पॉजिटिव चार्ज होगा, जो कि क्या है आपके पास में? सोडियम। सोडियम पे एक ही पॉजिटिव चार्ज है, उससे कम रेडियाई किसकी हो जाएगी भैया? मैग्नीशियम की, Mg2 पॉजिटिव, और सबसे कम जो रेडियाई होगी वो किसकी होगी? Al3 पॉजिटिव। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे रेडियाई छोटी होती चली जाती। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 देख के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम वो पूछ के रखा गया है क्वेश्चन। 19 में बोल के रखा है 4 सितंबर, 5 सितंबर, 15 अप्रैल 2020 में कंसेक्यूटिवली, और 2018 में पूछ के रखा गया है वही करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। अरे अभी सिखाया यार। सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप है, O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव 10, Mg2 पॉजिटिव 10, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो अब इस श्रेणी में या इस सिचुएशन पे क्या करोगे? आप बोलोगे कि सर इस कंडीशन पे अगर मैं इस बार, चलो उल्टा चलते हैं,
ठीक है, अभी क्या चल रहा है, सभी के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस बार इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे कम रेडियस किसकी होगी, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा, दैट इज Al 3 पॉजिटिव। उससे ज्यादा रेडियस किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की, क्योंकि ये इससे कम पॉजिटिव है। फिर अगला नंबर किसका आ जाएगा, अगला नंबर आ जाएगा सोडियम का। सोडियम के बाद में अगला नंबर किसका आएगा, ये आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद में अगला नंबर आएगा आपके पास में ऑक्सीजन। और सबसे ज्यादा जो रेडियस यहां पर कंसीडर की जाएगी वो किसकी की जाएगी, नाइट्रोजन की, दैट इज N3 नेगेटिव। तो ये लो, ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 19 भी डन। दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं जिसमें देखना ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो कितने मल्टीपल टाइप पूछ के रखे गए। ठीक है, बात कर लेते हैं भैया, बिल्कुल आखिरी के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखो कितने मल्टीपल टाइप पूछ के रखे हैं, देखा जा रहा है। पूरा रिकॉर्ड देख लो कितनी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हम लोगों ने करके रखा हुआ था, वो भी कितनी बार पूछ के रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोलता है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट के लिए द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, पहली आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए सही ऑर्डर क्या होगा। अब सेकंड ग्रुप में कौन कौन आता है भैया, शुरुआत होती है अपने पास में किससे, ठीक है, शुरुआत होती है हमारे पास में बेरिलियम और बोरॉन से। अब जैसे ही आता है ना तो शुरुआत में यही चीज जो रहेगी ना आपको बिल्कुल रुला के रख देगी। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सेकंड ग्रुप में सबसे पहले आता है लिथियम। अब जनरली होता क्या है, जब कभी भी आप सेकंड पीरियड में बोलता है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेफ्ट टू राइट जब कभी भी आप जाते हो तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती चली जाती है, बिकॉज रेडियस कम होती है। ये ट्रिक सिखाई थी ना कि रेडियस जब जब कम होगी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो उसी बेसिस पर लेफ्ट हैंड साइड पर रेडियस सबसे ज्यादा होती है, तो नंबर सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में कम किसका होना चाहिए, लिथियम। अब लिथियम के बाद आना तो वैसे बोरॉन आना चाहिए, सॉरी बेरिलियम आना चाहिए, फिर बोरॉन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेरिलियम आपके पास में आता है चौथे नंबर पर और जो बोरॉन आता है वो पांचवें नंबर पर आता है। पर इशू क्या होता है यहां पे कि जो यहां आपके पास में बोरॉन है ना, ये पांचवें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 2s2 2p1, जबकि इसका रहता है 2s2। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है पर यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल है। सो फॉर दैट रीजन यहां पे अगर मैं बोलता हूं आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो बोरॉन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम हो जाती है यहां पे बेरिलियम से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 तक हो गया। छठे नंबर पे कौन आएगा, कार्बन। अब उसी तरह से क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में भी लफड़ा होता है। अगर मैं सीक्वेंस से चलता हूं तो सीक्वेंस में चलने पर कार्बन के बाद वैसे कौन आना चाहिए, नाइट्रोजन, फिर आना चाहिए ऑक्सीजन। पर जो इशू अभी समझाया था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, जबकि नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3। हाफ फील्ड की प्रेजेंस इसके आयनाइजेशन एनर्जी को हाई कर देती है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर अब क्या हो जाएगा, यहां आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर आएगा फ्लोरीन और सबसे लास्ट में आएगी नोबल गैस नियोन। तो ये होता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। और उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार पूछ के रखा गया है। क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, आयनिक रेडियाई एंगस्ट्रॉम में N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव की बतानी। और ये तो कितनी बार करवा दिया यार। अब भी मैंने बोल के रखा था जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना ही रेडियस बढ़ती चली जाती है। सो फॉर दैट रीजन सबसे ज्यादा रेडियस किसकी होगी, N3 नेगेटिव की, उससे कम किसकी होगी, O2 नेगेटिव की, और सबसे कम इसमें किसकी हो जाएगी, F नेगेटिव की। बस ये देखना है। ये ऑप्शन तो कंफ्यूज करने के लिए दे के रखे हैं। अब इनके रिगार्डिंग आप इसको एज्यूम करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपके पास में ना 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 बी वाला नहीं, किस किस का, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की रेडियस सबसे ज्यादा होगी 1.71, उससे कम किसकी होगी, ऑक्सीजन की 1.40, सबसे कम किसकी होगी, फ्लोरीन की 1.36। तो देखा कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। बट इशू यहां पर बस यही आ जाता है कि अगर आप लोग को टेक्निक याद है तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा वैल्यूज का, और अगर आप लोग अच्छे से जो मैंने स्टार्टिंग में बता के रखा था उसको पढ़ लोगे तो टेक्निक सारी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर तो डन। अब इसी लेक्चर को हम लोग, इसी लेक्चर मतलब अगले लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग में मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भैया सभी को हम कर देते हैं टाटा बाय बाय, और अपनी JEE की प्रिपरेशन में लगे रहना। और याद रखना तुम्हारे राहुल गुरुंग सर तुम्हारे साथ में हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। चलिए जी, मैं मिलता हूं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर में।